नमस्कार दोस्तों, मैं हरप्रीत सिंह स्वागत करता हूं आपका वेद दर्शनम चैनल की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित 50 प्रश्न हल करने वाले हैं, जिनमें साम्राज्य के जो कन्नौज था उसके उत्थान से संबंधित प्रश्न हल करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न शुरू करते हैं। नागभट्ट द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने पाल समर्थित शासक चक्रायुध को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार किया। ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार उन्होंने पाल शासक धर्मपाल को मुग्धगिरी या मुंगेर के युद्ध में परास्त किया। बकुला अभिलेख में उन्हें परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि से विभूषित किया गया है। तो इनमें से कौन सा सत्य है या कौन सा कथन सत्य है, ये देखना है हमें। केवल 1 2, केवल 2 3, केवल 1 3 या 1 2 3 तीनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 2 3 तीनों। देखिए, जो नागभट्ट द्वितीय थे उन्होंने चक्रायुध को हराकर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था और उन्होंने मुंगेर के पास में भीषण युद्ध में धर्मपाल को पराजित किया था, जिसकी जो पुष्टि है वो ग्वालियर प्रशस्ति करती है। और बकुला जो जोधपुर के अंदर पड़ता है, वहां का जो शिलालेख है उसमें उनकी सर्वोच्च साम्राज्यिक उपाधि की पुष्टि की गई है। अगला प्रश्न, कथन। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय के विरुद्ध सैन्य विफलता का सामना करना पड़ा। कारण, राधनपुर और संजन ताम्रपत्रों के अनुसार गोविंद तृतीय के आक्रमण ने नागभट्ट द्वितीय को मरुस्थल के अज्ञात क्षेत्रों में शरण लेने हेतु विवश कर दिया था। देखिए, इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही है और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है। जो राष्ट्रकूट अभिलेख था उससे प्रमाणित होता है कि गोविंद तृतीय ने उत्तर भारत पर आक्रमण कर प्रतिहार शक्ति को अस्थायी रूप से झटका दिया था, जिसमें नागभट्ट जो थे उन्हें पीछे हटना पड़ा था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 103। देखिए, ग्वालियर प्रशस्ति में वर्णित नागभट्ट द्वितीय की विजयों और संबंधित क्षेत्रों का सही मिलान कीजिए। तो जो अनर्थ क्षेत्र है वो उत्तरी काठियावाड़ के रूप में जाना जाता था। किरात जो है वो हिमालयी क्षेत्र के रूप में, तुरुस्क क्षेत्र जो था वो पश्चिमी मरुस्थल के रूप में जाना जाता था या अरब के रूप में, और मत्स्य जो था वो पूर्वी राजस्थान को कहा जाता था। इस तरह से ऑप्शन बी ए डी सी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा अपना। अगला प्रश्न, नागभट्ट द्वितीय के मुगधगिरी अभियान में निम्नलिखित में से किस सामंत ने सक्रिय भूमिका निभाई थी? चाहमान नरेश गोविंदराज या गुहक प्रथम, गुहिल शासक कुमाण, कल्लार राजा या वत्सराज द्वितीय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चाहमान नरेश गोविंदराज या गुहक प्रथम, ऑप्शन ए। देखिए, जो प्रबंध कोश है उसके अनुसार चाहमान शासक गुहक प्रथम ने नागभट्ट द्वितीय के ये प्रमुख सामंत थे। उन्होंने मुंगेर के युद्ध में धर्मपाल के विरुद्ध अदम्य साहस का परिचय दिया था। और ये जो कुमाण है ऑप्शन बी में, ये कुमाण मिहिर भोज के समकालीन थे और वत्सराज द्वितीय जो था उसके जैसा कोई प्रमुख शासक इस स्रोत में इस काल के लिए सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 105। प्रभाक चरित के अनुसार नागभट्ट द्वितीय ने अपने जीवन का अंत किस प्रकार किया? युद्ध भूमि में वीरगति प्राप्त की, गंगा में जल समाधि लेकर, बौद्ध भिक्षु बनकर संन्यास लिया, राष्ट्रकूटों द्वारा बंदी बनाए जाने के बाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा में जल समाधि लेकर। जो चंद्रप्रभा सूरी के प्रभाक चरित के अनुसार जो नागभट्ट द्वितीय थे उन्होंने 833 ईस्वी में विक्रम संवत 890 में गंगा नदी के पवित्र जल में विसर्जन कर, मतलब जल समाधि लेकर प्राण त्याग दिए थे। अगला प्रश्न, ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट द्वितीय को नागावलोक के अलावा और क्या कहा गया है? रणस्तिन, नारायण का अवतार या मलेच्छों का नाशक, आदिवराह, महाराजाधिराज भट्टारक। देखिए, इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा नारायण का अवतार और मलेच्छों का नाशक, ऑप्शन बी। जो ग्वालियर प्रशस्ति है उसके अनुसार जो मलेच्छ थे, जिनको अरब भी कहते हैं, उनकी विशाल सेना का दमन करने के कारण उनको नारायण के समान कहा गया है और मलेच्छों का नाशक भी कहा गया है। और जो ये रणस्तिन की उपाधि थी वो वत्सराज की उपाधि थी और आदिवराज होते वो मिहिर भोज की उपाधि थी। अगला प्रश्न देखिए, नागभट्ट द्वितीय के धार्मिक झुकाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे भगवती देवी के उपासक थे। उन्होंने जोधपुर के भुजकला ग्राम में शिव और पार्वती के मंदिर का निर्माण करवाया था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों।
जो नागभट्ट द्वितीय थे वो देवी के भक्त थे और विक्रम संवत 872 ईस्वी में जो 872 ईस्वी का भुजकरा शिलालेख है उससे पता चलता है कि उन्होंने शिव और पार्वती मंदिर का निर्माण भी करवाया था। अगला प्रश्न, नागभट्ट द्वितीय ने किस पाल शासक के गर्भ को चूर करने हेतु गंगा यमुना दोआब में युद्ध किया था? देवपाल, धर्मपाल, गोपाल या नारायणपाल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, धर्मपाल। देखिए, नागभट्ट द्वितीय जो थे उनका मुख्य संघर्ष धर्मपाल के साथ में हुआ था जिसे उन्होंने हरा करके कन्नौज को अपने अधिकार में कर लिया था। अगला प्रश्न, नागभट्ट द्वितीय की माता का क्या नाम था जिन्हें महादेवी के रूप में संबोधित किया गया है? अप्पा देवी, सुंदर देवी, ईसा देवी या भद्रा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुंदर देवी, ऑप्शन बी। जो नागभट्ट द्वितीय थे वत्सराज और उनकी रानी सुंदर देवी के पुत्र थे वो। अगला प्रश्न, कथन, नागभट्ट द्वितीय ने गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य को एक क्षेत्रीय शक्ति से अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान किया। कारण, उन्होंने उज्जैन से हटकर कन्नौज को साम्राज्य का प्रशासनिक और सामरिक केंद्र बनाया। इसमें दोनों सही हो जाएंगे और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है। देखिए, जो कन्नौज था उस समय भारत की राजनीति की धुरी था, सबसे प्रमुख क्षेत्र था कन्नौज। इस पर नियंत्रण ही साम्राज्य को अखिल भारतीय दर्जा प्रदान करता था। अगला प्रश्न, नागभट्ट द्वितीय के शासनकाल के दौरान कौन सा शिलालेख उनके सामंतों की उपस्थिति दर्ज करता है? ओसिया शिलालेख, हसोट या बड़ोच ताम्रपत्र, गटियाला शिलालेख या अहोल शिलालेख? इसका सही उत्तर हो जाएगा हसोट या बड़ोच ताम्रपत्र, ऑप्शन बी। जो विक्रम संवत 813 ईस्वी का है। चाहमान राजा बरभट्ट द्वितीय को नागभट्ट जो नागावलोक था उसका सामंत इसमें बताया गया है। अगला प्रश्न देखिए, नागभट्ट द्वितीय के साम्राज्य की सीमाओं के बारे में डॉक्टर त्रिपाठी का क्या निष्कर्ष है? साम्राज्य केवल राजपूताना तक सीमित था। साम्राज्य हिमाचल से नर्मदा और काठियावाड़ से बंगाल की सीमा तक विस्तृत था। उन्होंने केवल दक्षिण भारत पर ध्यान केंद्रित किया। उनका कोई स्थायी साम्राज्य नहीं था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साम्राज्य हिमालय से नर्मदा और काठियावाड़ से बंगाल की सीमा तक विस्तृत था, ऑप्शन बी। देखिए, नागभट्ट द्वितीय जो थे उनकी विजयों ने उत्तर भारत के एक विशाल भूभाग को प्रतिहार नियंत्रण में ला दिया था। अगला प्रश्न, नागभट्ट द्वितीय के उत्तराधिकारी रामभद्र की माता का नाम क्या था? सुंदर देवी, ईसा देवी, अप्पा देवी या चंद्र भट्टारिका? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईसा देवी। जो नागभट्ट द्वितीय की रानी थी ईसा देवी, उनके पुत्र रामभद्र का उनसे जन्म हुआ था। उसके अलावा जो चंद्र भट्टारिका नाम आया इसमें वो महेंद्रपाल प्रथम की माता थी। अगला प्रश्न, नागभट्ट द्वितीय के समय की राजनीतिक स्थिति के संबंध में प्रबंध कोश क्या जानकारी देता है? अरबों के साथ वैवाहिक संधि, चाहमान शासक गुवक प्रथम द्वारा नागभट्ट की अधीनता स्वीकार करना, पाल शासकों की अधीनता स्वीकार करना, उज्जैन का परित्याग? इसका सही उत्तर हो जाएगा चाहमान शासक गुवक प्रथम द्वारा नागभट्ट की अधीनता स्वीकार करना, ऑप्शन बी। जो प्रबंध कोश है उससे ये स्पष्ट होता है कि गुवक प्रथम ने नागभट्ट के दरबार में एक विशिष्ट वीर सामंत के रूप में प्रतिष्ठित थे। अगला प्रश्न, नागभट्ट द्वितीय की मृत्यु 833 ईस्वी के बाद प्रतिहार साम्राज्य किस स्थिति में पहुंचा? साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार हुआ, रामभद्र के रूप में एक निर्बल नेतृत्व आया जिससे अवनति का काल प्रारंभ हुआ, साम्राज्य पूर्णतः समाप्त हो गया, राष्ट्रकूटों ने कन्नौज पर स्थायी अधिकार कर लिया। देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामभद्र के रूप में एक निर्बल नेतृत्व आया जिससे अवनति का काल प्रारंभ हुआ। जो रामभद्र के जो देखिए नागभट्ट के बाद में जो रामभद्र थे उनका जो शासनकाल था वो बहुत ही संक्षिप्त रहा था और उनके जो शासनकाल था उसमें जो सामंत थे वो स्वतंत्र होने लगे थे, उन्होंने सबने अपना अपना राज्य बसा लिया था। अगला प्रश्न, रामभद्र के शासनकाल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ग्वालियर प्रशस्ति उन्हें राम या रामदेव के नाम से संबोधित करती है। वे अपने पिता के समान एक शक्तिशाली और विजयी सम्राट थे। उनके समय पाल शासक देवपाल ने प्रतिहारों के गर्भ को चूर कर दिया था। वे सूर्य के उपासक यानी सूर्यभक्त थे। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो गलत हो जाएगा। वे अपने पिता के समान एक शक्तिशाली और विजयी सम्राट थे, ऐसा ये बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि जो रामभद्र का शासनकाल था वो अवनति काल माना गया है। वे नागभट्ट द्वितीय की तुलना में बहुत ज्यादा निर्बल थे।
अगला प्रश्न, मिहिर भोज के राज्यारोहण के समय उनके समक्ष सर्वाधिक गंभीर चुनौती क्या थी? अपनी राजधानी कन्नौज को पालों से बचाना, मंडोर और गुजरातरा के स्वतंत्र हुए सामंतों को पुनः अधीन करना, राष्ट्रकूटों के साथ वैवाहिक संबंध बनाना, अरबों को व्यापारिक रियायतें देना। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा मंडोर और गुजरातरा के स्वतंत्र हुए सामंतों को पुनः अधीन करना, ऑप्शन बी। जो रामभद्र थे उनकी निर्बलता का लाभ उठा करके जो मंडोर के प्रतिहार, बाणक आदि जो सामंत थे वो स्वतंत्र हो गए थे। भोज ने अपनी पैतृक भूमि गुजरातरा को पुनः जीतने के लिए बहुत संघर्ष किया था। अगला प्रश्न, मिहिर भोज द्वारा गुजरातरा भूमि के नवीनीकरण पुनर्वर्तीकरण का प्रमाण किस अभिलेख से मिलता है? ग्वालियर प्रशस्ति, दौलतपुर अभिलेख, पेहोवा अभिलेख या ऐहोल अभिलेख। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दौलतपुर अभिलेख, जो 843 ईस्वी का है और जो डिडवाना मारवाड़ से प्राप्त होता है। इससे ज्ञात होता है कि जो भोज थे उन्होंने गुजरातरा में अपने पूर्वजों द्वारा दिए गए दान का नवीनीकरण किया, जो वहां उनके पुनः अधिकार को दर्शाता है। उसके अलावा जो पेहोवा अभिलेख है वो हरियाणा में उनके नियंत्रण की पुष्टि करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम प्रतिहार वंशावली को सही दर्शाता है? वत्सराज, रामभद्र, नागभट्ट तृतीय, मिहिर भोज। नागभट्ट तृतीय, रामभद्र, मिहिर भोज, महेंद्रपाल प्रथम। मिहिर भोज, रामभद्र, नागभट्ट द्वितीय, भोज द्वितीय, या नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, मिहिर भोज, रामभद्र। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नागभट्ट द्वितीय, रामभद्र, मिहिर भोज और उनके बाद महेंद्रपाल प्रथम। अगला प्रश्न देखिए, कथन पाल शासक देवपाल के बादल स्तंभ लेख के अनुसार उन्होंने गुर्जर राजाओं का घमंड चूर किया। कारण, देवपाल ने रामभद्र के शासनकाल की निर्बलता का लाभ उठाकर प्रतिहारों को पूर्वी क्षेत्रों में पराजित किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए। देखिए जो देवपाल थे वो एक प्रतापी पाल शासक थे जिन्होंने रामभद्र के समय प्रतिहार की जो सत्ता थी उसको चुनौती दी और विजय प्राप्त की थी। अगला प्रश्न, मिहिर भोज को पितृहंता, पिता का हत्यारा मानने वाले विद्वानों का मुख्य तर्क क्या है? ग्वालियर प्रशस्ति में रामभद्र का अपमानजनक उल्लेख, रामभद्र की अकाल मृत्यु और भोज का तत्काल सत्तासीन होना, राजतरंगिणी में स्पष्ट उल्लेख, अरब यात्री सुलेमान का विवरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामभद्र की अकाल मृत्यु और भोज का तत्काल सत्तासीन होना। उसके अलावा जो कुछ ऐतिहासिक संदर्भ है वो भोज के तीव्र उत्थान को संदेह की दृष्टि से देखते हैं, यद्यपि जो ग्वालियर प्रशस्ति है वो रामभद्र का सम्मानपूर्वक उल्लेख करती है। अगला प्रश्न, मिहिर भोज के प्रारंभिक शासनकाल के बारे में क्या सत्य है? वे प्रारंभ से ही अपराजित रहे। उन्होंने प्रारंभ में पाल, देवपाल और राष्ट्रकूट मतलब अमोघ वर्ष से पराजय झेलनी पड़ी। उन्होंने मंडोर को कभी नहीं जीता। उन्होंने राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित किया। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, उन्हें प्रारंभ में पाल, देवपाल और राष्ट्रकूट अमोघ वर्ष से पराजय झेलनी पड़ी। अगला प्रश्न, मंडोर के किस प्रतिहार राजा ने मिहिर भोज की सत्ता को चुनौती दी थी जिसे भोज ने पुनः दबाया? कक्कुक, बाणक, सिलुक या झोट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाणक। अगला प्रश्न देखिए, मिहिर भोज की माता अप्पा देवी किस देवता की अनन्य भक्त थी जिसका प्रभाव भोज पर भी पड़ा? शिव, भगवती, सूर्य या विष्णु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भगवती या शक्ति। देखिए जो मिहिर भोज की माता थी अप्पा देवी वो भगवती की भक्त थी। ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार जो भोज का जन्म है वो मां भगवती की कृपा से हुआ है, ऐसा माना गया है। अगला प्रश्न, मिहिर भोज का शासनकाल लगभग 50 वर्षों तक रहा। रामभद्र ने अपने शासन के अंत में गंगा में समाधि ली। तो इसमें सत्य और असत्य कथन की पहचान करनी है। देखिए इसमें जो केवल एक है वो सत्य है, दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि जो मिहिर भोज का शासन था वो दीर्घकालिक और सफल रहा था और उन्होंने जल समाधि नहीं ली थी। जल समाधि उनके पिता नागभट्ट द्वितीय ने ली थी। अगला प्रश्न, मिहिर भोज के काल में हरियाणा पेहोवा क्षेत्र का महत्व किस व्यापार के लिए था? रेशम व्यापार, मसालों का व्यापार, घोड़ों का व्यापार या हाथियों का
व्यापार। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, घोड़ों का व्यापार। देखिए, पेहोवा के अभिलेख के अनुसार ये जो स्थान था वो मध्य एशिया और उत्तर पश्चिम से आने वाले उन्नत नस्ल के घोड़ों के व्यापार का प्रमुख केंद्र था, जो प्रतिहार अश्व सेना का आधार था। प्रतिहारों की जो शक्ति थी वो उनकी अश्व सेना में ही थी, जिसका सुलेमान ने भी उल्लेख किया है। अगला प्रश्न, रामभद्र के समय किन विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण का उल्लेख ग्वालियर प्रशस्ति में क्रूर और पापी विशेषणों के साथ किया गया है? हूण, शक, तुरुस्क या कुषाण? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुरुस्क, जिनको अरब नाम से भी जाना जाता है। प्रशस्ति में जो अरब आक्रमणकारी थे उनके विरुद्ध रामभद्र के संघर्ष का संकेत मिलता है, और जो रामभद्र थे वो उनको पूरी तरह रोकने में भी असफल रहे थे। अगला प्रश्न, मिहिर भोज के शासनकाल के अंत तक प्रतिहार साम्राज्य की सीमा उत्तर में कहां तक पहुंच गई थी? केवल दिल्ली तक, पंजाब और कश्मीर की सीमाओं तक, तिब्बत तक, या केवल थानेश्वर तक? तो देखिए, इसका सही उत्तर जो है वो रहेगा पंजाब और कश्मीर की सीमाओं तक, ऑप्शन बी। कल्याण की जो राजतरंगिणी है उसमें भोज के प्रभाव का उल्लेख है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उनका जो साम्राज्य था वो सतलुज जो नदी थी उसके पार और कश्मीर की सीमाओं तक विस्तृत था। अगला प्रश्न देखिए, मिहिर भोज के किस सामंत ने उन्हें पाल शासकों के विरुद्ध सैन्य सहायता प्रदान की थी? कलचुरी नरेश गुणाम्बोधी देव, चाहमान शासक विग्रहराज, गुहिल नरेश सील, या राष्ट्रकूट दंती दुर्ग? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कलचुरी नरेश गुणाम्बोधी देव। जो कहला अभिलेख है उसके अनुसार कलचुरी शासक गुणाम्बोधी देव ने भोज के साथ मिलकर के पाल शासकों को पराजित किया था, और भोज से जो भूमि थी वो पुरस्कार के रूप में प्राप्त की थी। जो दंती दुर्ग था वो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था, जो बहुत पहले हुआ था। अगला प्रश्न, रामभद्र का शासनकाल इतिहास में किस रूप से दर्ज है? स्वर्णयुग, संक्रमण और अवनति का काल, कला एवं साहित्य का चरमोत्कर्ष, दक्षिण विजय का काल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संक्रमण और अवनति का काल। जो नागभट्ट द्वितीय थे उनकी महानता और मिहिर भोज के उत्कर्ष के बीच में जो रामभद्र का काल है वो प्रतिहारों के लिए एक बहुत कमजोर कड़ी साबित हुआ। अगला प्रश्न, अरब यात्री सुलेमान ने मिहिर भोज के लिए किस विशिष्ट नाम का प्रयोग किया है? जुर्ज, बरुआ, अलगुजर, मलेच्छनाशक? देखिए, इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बरुआ, जिसको कई जगह पर बोरा भी लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 132, कथन, मिहिर भोज ने अपने सिक्कों और अभिलेखों में आदि वराह की उपाधि धारण की। कारण, जिस प्रकार भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर पृथ्वी को समुद्र से निकाला था, भोज ने भारत भूमि को मलेच्छों यानी अरबों के संकट से मुक्त कराने का संकल्प लिया था। देखिए, इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें दोनों ही सही है। जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है, और ये जो उपाधि है वो भोज को उद्धारक स्वरूप की प्रदर्शित करती है। उनके जो द्रम थे, द्रम मतलब जो सिक्के थे उनको द्रम कहा जाता था। उन पर जो वराह भगवान है उनकी आकृति में श्रीमद आदि वराह अंकित है। ये एक विशुद्ध राजनीतिक धार्मिक उपाधि थी जो उनके सैन्य लक्ष्यों को परिभाषित करती थी। अगला प्रश्न, मिहिर भोज की दूसरी प्रमुख उपाधि प्रभास का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? ग्वालियर प्रशस्ति, दौलतपुर अभिलेख, ऊना अभिलेख, या कहला अभिलेख? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दौलतपुर अभिलेख, ऑप्शन बी। जो दौलतपुर शिलालेख है वो मिहिर भोज को प्रभास नाम से संबोधित करता है, जो उनकी सूर्य के समान तेजस्वी छवि को दर्शाता है। और ये जो ऑप्शन सी में है ऊना का शिलालेख, वो सौराष्ट्र में उनके अधिकार की पुष्टि करता है। अगला प्रश्न, सुलेमान के अनुसार मिहिर भोज के साम्राज्य की कानून व्यवस्था कैसी थी? अत्यंत लाचार और असुरक्षित, मार्गों पर चोरी डकैती का कोई भय नहीं था, और राज्य स्वर्ण व चांदी की खानों से समृद्ध था। सामंतों का निरंतर विद्रोह होता रहता था, जनता करों के बोझ से दबी थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मार्गों पर चोरी डकैती का कोई भय नहीं था, और राज्य स्वर्ण व चांदी की खानों से समृद्ध था। सुलेमान जो थे उन्होंने भोज के कुशल प्रशासन की प्रशंसा करते हुए कहा है कि उनके राज्य में सुरक्षा और समृद्धि का स्तर जो था वो अत्यंत उच्च था। और उसके अलावा जो सुलेमान है उन्होंने भोज को इस्लाम का शत्रु भी माना है, इसलिए उन्होंने उनके प्रशासन का उनका जो प्रशासन है उसको लोहा भी
कहा है। अगला प्रश्न, मिहिर भोज ने राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय को किस युद्ध में पराजित कर मालवा और उज्जैन पर अधिकार किया था? मुदगिरी का युद्ध, नर्मदा का युद्ध, तराइन का युद्ध या कन्नौज का घेरा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा का युद्ध या उज्जैन का युद्ध। भोज जो थे उन्होंने अपने शासन के उत्तरार्ध में राष्ट्रकूटों की निर्बलता का लाभ उठाकर कृष्ण द्वितीय को नर्मदा के तट पर और उज्जैन में करारी शिकस्त दी थी। जो अमोघ वर्ष था उसके समय पर भोज को असफलता मिली थी, लेकिन कृष्ण द्वितीय के विरुद्ध वे पूर्णतः विजयी रहे थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख सौराष्ट्र काठियावाड़ पर मिहिर भोज के नियंत्रण का अकाट्य साक्ष्य प्रस्तुत करता है? ऊना शिलालेख, बलवर्मा का, कहला शिलालेख, पेहोवा शिलालेख या ग्वालियर शिलालेख? देखिए इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊना शिलालेख जो बलवर्मा का है। ऊना का जो अभिलेख है उसके अनुसार चालुक्य सामंत बलवर्मा ने मिहिर भोज के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की थी, जो ये सिद्ध करता है कि सौराष्ट्र प्रतिहार राज्य का हिस्सा थे। अगला प्रश्न, मिहिर भोज को अरबों का सबसे बड़ा शत्रु कहा जाता है, कारण उन्होंने सिंध के अरब शासकों को पूर्व की ओर बढ़ने से पूरी तरह रोक दिया था। तो इसमें भी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। जो सुलेमान थे उनके अनुसार भारत में अरबों का कोई अन्य शत्रु भोज से अधिक शक्तिशाली नहीं था। उन्होंने जो प्रतिहार है मतलब द्वारपाल उसकी भूमिका को पूरी तरह सार्थक किया था। अगला प्रश्न, सुलेमान ने मिहिर भोज की सेना के किस अंग की सर्वाधिक प्रशंसा की? हस्ती सेना, अश्व सेना, नौसेना या रथ सेना? इसका सही उत्तर हो जाएगा अश्व सेना, ऑप्शन बी, जिसको कैवलरी कहते हैं। जो सुलेमान है वो लिखते हैं कि प्रतिहार राजा के पास अत्यधिक संख्या में सर्वश्रेष्ठ घोड़े थे जो उत्तर पश्चिम व्यापार मार्गों से मंगाए जाते थे। उसके अलावा जो हाथियों की सेना है वो पाल शासकों के पास थी और जो प्रतिहार थे वो घोड़ों के लिए प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न, मिहिर भोज के काल में कलचुरी और प्रतिहार संबंधों के बारे में क्या सत्य है? वे कट्टर शत्रु थे। कलचुरी शासक गुणाम्बोधी देव ने भोज के पाल अभियान में सक्रिय सहयोग दिया था। कलचुरियों ने राष्ट्रकूटों के साथ दिया था। उनके बीच कोई संबंध नहीं था। देखिए इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कलचुरी शासक थे गुणाम्बोधी देव उन्होंने भोज के पाल अभियान में सक्रिय सहयोग दिया था। ये हमको कहला अभिलेख से पता चलता है और इस सहयोग के बदले में उनको उपहार स्वरूप एक भूमि भी प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, मिहिर भोज के सिक्कों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? उन पर केवल सोने की परतें होती थी। उन पर श्रीमद आदि वराह और वराह अवतार की आकृति अंकित थी। उन पर सुलेमान का नाम अंकित था। वे केवल दक्षिण भारत में प्रचलित थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उन पर श्रीमद आदि वराह और वराह अवतार की आकृति अंकित थी। देखिए जो सिक्के थे वो चांदी और तांबे के सिक्के थे जो द्रह्म कहलाते थे। ये प्रतिहार साम्राज्य की आर्थिक समृद्धि और धार्मिक गौरव के प्रतीक थे। अगला प्रश्न, मिलान कीजिए उपाधियां और शासक। देखिए आदिवराह जो थे वो मिहिर भोज की उपाधि है। रणहस्तिन जो है वो वत्सराज की उपाधि है। जो नागावलोक है वो नागभट्ट द्वितीय की उपाधि थी और निर्भय नरेश महेंद्रपाल प्रथम की। इस तरह से ए डी बी सी इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, मिहिर भोज ने अपने शासनकाल के दौरान किन पाल शासकों के साथ संघर्ष किया? केवल धर्मपाल के साथ, देवपाल, विग्रहपाल और नारायणपाल के साथ, केवल गोपाल के साथ, पालों के साथ उनका कोई युद्ध नहीं हुआ। देखिए इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा देवपाल, विग्रहपाल और नारायणपाल के साथ में। देखिए भोज जो थे उनका पालों के साथ में दीर्घकालिक युद्ध हुआ था। यद्यपि जो देवपाल थे उन्होंने प्रारंभ में उनको रोका था, लेकिन भोज ने अंततः नारायणपाल को हरा करके मगध और बंगाल तक प्रभाव स्थापित कर लिया था। और जो धर्मपाल थे वो नागभट्ट द्वितीय के समकालीन थे। अगला प्रश्न, सुलेमान ने मिहिर भोज के साम्राज्य को क्या कहकर संबोधित किया? आर्यवर्त, जुर्ज, मलेच्छ देश या सोने की चिड़िया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जुर्ज या गुजर। जो अरब यात्री थे
उन्होंने गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के लिए जुर्ज शब्द का प्रयोग किया है, जो गुर्जर का ही अरबी उच्चारण था। और जो जुर्ज शब्द का प्रयोग है वो अल मसूदी ने भी बाद के काल में किया है। अगला प्रश्न, ग्वालियर प्रशस्ति का ऐतिहासिक महत्व क्या है? यह मिहिर भोज के केवल धार्मिक कार्यों का विवरण देती है। यह प्रतिहारों की वंशावली और मिहिर भोज की दिग्विजयों का सबसे प्रामाणिक स्रोत है। यह अरबों द्वारा लिखवाई गई, इसमें केवल राष्ट्रकूटों की प्रशंसा की गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह प्रतिहारों की वंशावली और मिहिर भोज की दिग्विजयों का सबसे प्रामाणिक स्रोत है। ये जो प्रशस्ति है वो मिहिर भोज के काल की है, जो लक्ष्मण से लेकर भोज तक के इतिहास को काव्यमय शैली में प्रस्तुत करती है। अगला प्रश्न देखिए, मिहिर भोज के उत्तराधिकारी कौन हुए जिनके समय प्रतिहार साम्राज्य अपनी सांस्कृतिक पराकाष्ठा पर पहुंचा? महिपाल, महेंद्रपाल प्रथम, भोज द्वितीय या विनायकपाल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महेंद्रपाल प्रथम। देखिए, जो महेंद्रपाल प्रथम थे वो 885 से 910 ईस्वी तक थे और ये भोज के पुत्र थे। उनके दरबार में जो प्रसिद्ध कवि थे राजशेखर, वो निवास करते थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 146, नागभट्ट द्वितीय और मिहिर भोज के सैन्य अभियानों की तुलनात्मक समीक्षा के आधार पर सही कथन चुनिए। नागभट्ट द्वितीय की प्रमुख विजय धर्मपाल के विरुद्ध मुगदगिरी में थी, जबकि भोज ने देवपाल के बाद के पाल राजाओं को परास्त किया। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट गोविंद तृतीय से हारना पड़ा, जबकि भोज ने राष्ट्रकूट कृष्ण द्वितीय को निर्णायक रूप से हराया। नागभट्ट ने कन्नौज को राजधानी के रूप में स्थापित किया, जबकि भोज ने उसे साम्राज्य का सांस्कृतिक और आर्थिक शिखर प्रदान किया। दोनों ही शासकों ने अरबों या मलेच्छों के विरुद्ध सफल प्रतिरोध की नीति अपनाई। देखिए, इसमें जो है चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4 ऑप्शन डी। दोनों शासकों का जो योगदान था वो पूरक था। नागभट्ट ने साम्राज्य की नींव जो थी वो कन्नौज में रखी थी और भोज ने उसे राष्ट्रकूटों और पालों में श्रेष्ठता दिलाकर के सुदृढ़ किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 147, प्रतिहारों की अश्व सेना की श्रेष्ठता का साम्राज्यिक प्रभाव क्या था? इसने उन्हें उत्तर पश्चिमी मार्गों हरियाणा पंजाब पर नियंत्रण रखने में सहायता की, अरबों के तीव्र गति वाले आक्रमणों को प्रभावी उत्तर देने में सक्षम बनाया, पेहोवा जैसे केंद्रों से उच्च नस्ल के घोड़ों की आपूर्ति सुनिश्चित की गई, इसने प्रतिहारों को नौसैनिक युद्ध में भी श्रेष्ठता प्रदान की। देखिए, इसमें 1, 2 और 3 सही हो जाएंगे, चौथा बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो अश्व सेना है वो नौसैनिक युद्ध में श्रेष्ठता प्रदान नहीं कर सकती। और जो नौसेना है उसका उल्लेख प्रतिहारों के संदर्भ में बहुत कम मिलता है, मुख्य रूप से जो थल सेना थी उसी का विवरण है। अगला प्रश्न, त्रिकोणीय संघर्ष के संदर्भ में प्रतिहारों की सफलता का मुख्य कारण क्या था? उनका केवल पालों के साथ गठबंधन, कन्नौज की सामरिक स्थिति और शक्तिशाली अश्व सेना के माध्यम से दोआब पर नियंत्रण, राष्ट्रकूटों की आंतरिक निर्बलता का कभी लाभ न उठाना, विदेशी आक्रमणों की उपेक्षा करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कन्नौज की सामरिक स्थिति और शक्तिशाली अश्व सेना के माध्यम से दोआब पर नियंत्रण। देखिए, भौगोलिक लाभ और सैन्य गतिशीलता थी, मतलब जो घोड़े थे उनके कारण प्रतिहारों को पालों और राष्ट्रकूटों के विरुद्ध लंबे समय तक टिकने और अंततः सफल होने में भी मदद मिली। अगला प्रश्न, प्रतिहारों को भारत का द्वारपाल, डोर कीपर्स ऑफ इंडिया की संज्ञा देना क्यों सार्थक है? नागभट्ट प्रथम और द्वितीय ने सिंध से आगे बढ़कर अरबों को रोका। मिहिर भोज ने एक शक्तिशाली सैन्य तंत्र विकसित किया जिसे सुलेमान ने इस्लाम का अवरोधक कहा। उन्होंने लगभग 3 शताब्दियों तक उत्तर भारत को अरब आक्रमणों से बचाकर सांस्कृतिक रक्षा की। उन्होंने अरबों के साथ सांस्कृतिक और धार्मिक समन्वय स्थापित किया। देखिए, इसमें जो है चौथा ऑप्शन बिल्कुल गलत है। इस तरह से ऑप्शन 1, 2, 3 सही हो जाएंगे। ऑप्शन ए, प्रतिहार जो थे उनकी नीति समन्वय की नहीं बल्कि कठोर प्रतिरोध की थी। उन्होंने अपनी सैन्य शक्ति से विदेशी आक्रांताओं को सीमाओं पर ही थामे रखा था। अगला प्रश्न, मिहिर भोज की धार्मिक नीति और साम्राज्यिक विचारधारा के संश्लेषण में निम्नलिखित में से किसमें निहित है? केवल व्यक्तिगत वैभव का प्रदर्शन, आदिवरा के माध्यम से धर्म रक्षक और राष्ट्र रक्षक की छवि का निर्माण, पाल शासकों की बौद्ध विचारधारा को अपनाना, राष्ट्रकूटों के धार्मिक गुरुओं को संरक्षण देना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आदिवरा के माध्यम से धर्म रक्षक और राष्ट्र की छवि का निर्माण। जो भोज थे उन्होंने धर्म को राजनीति से जोड़ा था। आदिवरा की जो उपाधि थी वो केवल भक्ति नहीं बल्कि एक साम्राज्यिक घोषणा थी कि वे भारत की भूमि को संकटों से बचाने के लिए उत्तरदायी
है। उसके अलावा जो प्रतिहारों की धार्मिक नीति थी वो उनके स्वतंत्र साम्राज्यिक गौरव का हिस्सा थी, न कि दूसरों की नकल। अगला प्रश्न, चलिए यहाँ 150 प्रश्न खत्म होते हैं अपने। धन्यवाद।